साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य चैप्टर है, ये हमारा क्लास 7th का जो NCERT है हमारे अतीत, उसका 4th चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य में क्या हुआ था, क्या कारण रहे हैं इसके पतन के, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ पर लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, जैसे अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो मध्यकाल में क्या हो रहा था, मध्यकाल में कोई भी जो शासक था भारत में, तो उस शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। यहाँ पर विभिन्न तरह के लोग रहते थे, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते थे, इतनी अधिक यहाँ पर विविधताएं थी। शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य उस समय माना जाता था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और यह कार्य पूरा किया था, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी की बात करें, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर के इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का इन्होंने विस्तार है शुरू किया है और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर उन्होंने अपना अधिकार है प्राप्त कर लिया है। इन्होंने क्या किया है, प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार इन्होंने लागू किए हैं, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी यहाँ पर टिके रहे हैं। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके, यानी उनके जो आदर्श थे उनको उनके बाद में जो आने वाले शासक थे उन्होंने भी अपनाया है। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के जो निवास स्थान है दिल्ली का लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को वो क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिल्ली का लाल किला है, ये मुगलों के समय का निवास स्थान है और यहाँ से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं कि ये मुगल थे कौन। मुगलों की बात करें तो मुगल जो है हमारे, ये मुगल दो महान शासक वंशों के ये वंशज माने जाते हैं। माता की ओर से वे चीन के थे और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, यानी इनकी माता को चीन से माना जाता है और उनके जो पिता है चंगेज खान, इनको मध्य एशिया के मंगोल से माना जाता है, जिनकी मृत्यु जो हुई थी 1227 ईस्वी में हुई थी। पिता की ओर से जो मुगल हैं वो ईरान के थे और माता की ओर से वो चीन के थे, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज वे माने जाते हैं। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों जो व्यक्ति हैं उनके नरसंहार से संबंधित थी, यानी जो भी स्मृतियाँ चंगेज खान से जुड़ी हुई थी वो स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। इस वजह से मुगल हैं अपने आप को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। और यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उस समय थे उज़्बेगों, ये स्मृतियाँ हैं मुगलों के प्रतियोगी थे उज़्बेगों, उससे भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल हैं तैमूर वंश के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते हैं, और ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। जो तैमूर का वंशज मानते हैं, यानी दो महान शासकों के वंशज मानते हैं, एक तो माता को चीन की तरफ से मानते हैं, दूसरा मध्य एशिया के मंगोल शासक थे चंगेज खान, उनके उत्तराधिकारी मानते हैं, और दूसरे पिता की ओर से वो माने जाते हैं ईरान, इराक या वर्तमान तुर्की के शासक जो तैमूर के वंशज माने जाते हैं। तो तैमूर के वंशज कहलवाना मुगल अपने आप को ज़्यादा सम्मानित महसूस करते हैं, और इसलिए क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि तैमूर के जो शासक थे वो उस समय के महान पूर्वज थे जिन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये जो चित्र है ये दिखाता है, क्या दिखाता है कि मुगल राजत्व का जो दावा है जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में ये पेश करते हैं कि मुगलों के बाद में, पिता के बाद में उनका पुत्र ही शासक बनेगा। तो अगर हम बात करें इसमें चित्र में क्या दिखाया गया है, तैमूर है, ये तैमूर है, यहाँ पर तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र यहाँ पर देखा गया है। ये मध्य में जो बैठा है ये तैमूर है और इसके दाहिने और इसके पुत्र मीरन शाह हैं। अगर इसके दाहिनी तरफ बात करें तो ये इसके पुत्र हैं मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का ये
लड़कदादा था। और इसके बाद में अब्बू सैद बाबर के दादा हैं। फिर तैमूर के बाईं ओर हम अगर बात करें, ये यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर के ये परदादा हैं सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। और उसके बाद में बाबर के पिता हैं उमर शेख, ये बाबर के पिता हैं। और तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे अगर हम बात करें, ये इसकी बात करें तो दाहिनी ओर तीसरे और चौथे और पांचवें व्यक्ति हैं मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ है। ये बाबर, अकबर और शाहजहाँ। और उसके दाईं ओर इसी क्रम में अगर हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब हैं। इधर हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये एक लघु चित्र में दिखाया गया है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन है चित्र बनवा करके किया है। और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। और तैमूर और मुगलों के समूह में हम तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मुगलों के सैन्य अभियान की बात करें कि मुगलों ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए हैं। ये मुगल फौज है वो दिखाई गई है। मुगल फौज किस तरीके से अभियान पर अपने पे जाती है। तो यहाँ पर एक तकनीक यहाँ पर युद्ध होती थी, युद्ध में इस्तेमाल की जाती थी। युद्ध में प्रयोग होने वाली जो बारूद की तकनीक है भारत में जो आई थी, वो 14वीं शताब्दी में ये लाई गई थी। क्योंकि युद्ध में जो बारूद का इस्तेमाल किया जाता था भारत में, वो 14वीं शताब्दी से युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। और अग्नि अस्त्र जो हैं, अग्नि अस्त्रों के लिए इनका प्रयोग है सबसे पहले। जो युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ है। और आरंभ में अगर बात करें 16वीं सदी में बाबर के द्वारा इनका प्रयोग है। शुरुआत में 16वीं सदी में बाबर के द्वारा अग्नि अस्त्र है उनका इस्तेमाल है किया गया था। अग्नि अस्त्र से क्या है, बारूद में आग लगाई जाती थी। तो मुगलों के सैन्य अभियान की बात करें, प्रथम मुगल शासक कौन है, बाबर। 1526 से 1530 में, जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार उन्होंने प्राप्त किया। तो सबसे पहले बाबर को कौन सा राज्य का उत्तराधिकार मिला था, 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार इन्हें प्राप्त हुआ था। तो उनकी उम्र केवल कितनी थी, 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेगों के आक्रमण के कारण, ये मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेगों। तो उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी है यहाँ पर छोड़नी पड़ी। यानी बाबर है वो अपनी पैतृक गद्दी यहाँ पर छोड़ देता है। किस कारण से छोड़ देता है, उज्बेगों के आक्रमण के कारण वह अपनी पैतृक गद्दी है छोड़ देता है। और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद में 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था उसने। और उसके बाद में 1526 में दिल्ली के सुल्तान हैं इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया है। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और इसमें यहाँ पर पानीपत के युद्ध में क्या किया था, दिल्ली और आगरा को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो अगर हम बात करें जैसे कि मुगलों के और सैन्य अभियानों की अगर हम बात करें, तो कौन कौन से सैनिक अभियान हैं जो मुगलों के बाकी सैन्य अभियान थे, जिसमें मुगल हैं अलग अलग उसमें सैन्य अभियान में जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, जैसे अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। क्योंकि मुगल जब शासन कर रहे थे तो मुगलों के लिए जो खतरे का कारण थे वो अफगान थे। मुगल और अहोम, ये हम आगे देखेंगे मुगल और अहोमों के सैन्य अभियान किस तरीके से हुए हैं। सिक्कों के साथ में इनके अभियान से हुए हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के साथ में इनके अभियान हुए हैं। इनके संबंध पर हम गौर करेंगे। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था वो हम देखेंगे। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो गया था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और बाबर ने इनका पानीपत में पहली बार इसका इस्तेमाल किया था तोपों का। तो इसकी वजह से बाबर की यहाँ पर जीत हुई थी पानीपत के युद्ध में। पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग किया गया था। 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा गोलीबारी का या यहाँ पर गोलाबारी का इस्तेमाल किया गया था। अब मुगल सम्राट के अगर हम अभियान देखें, प्रमुख अभियान, जैसे बाबर है 1526 से 1530 में, यहाँ पर बाबर के द्वारा 3 युद्ध हैं, 3 अभियान लड़े गए हैं। यानी 3 सैनिक युद्ध हैं ये यहाँ पर बाबर के द्वारा किए गए हैं। प्रमुख अभियानों में 3 कौन कौन से हैं। पहला है 1526 का। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया था। यानी बाबर ने क्या किया था, बाबर के खिलाफ थे इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थक। किसके, इब्राहिम लोदी के अफगान समर्थक। तो इब्राहिम लोदी और अफगान समर्थक दोनों ने मिलकर के बाबर से युद्ध किया। और 1526 में पानीपत के युद्ध में यहाँ पर जीत किसकी होती है, बाबर की होती है।
फिर आता है 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ में। राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया, यानी राणा सांगा के साथ में उसके राजपूत राजा थे, और जो भी राणा सांगा के समर्थक थे वो इस युद्ध में लड़ने के लिए आए थे, लेकिन बाबर ने इनको हराया है 1527 में, और ये युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। उसके बाद में युद्ध होता है 1528 में, चंदेरी में राजपूतों को हराया, यानी चंदेरी का जो युद्ध हुआ था राजपूतों के साथ में होता है बाबर का। 1528 में यहाँ पर ये युद्ध होता है, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण इन्होंने अपना स्थापित किया है। उसके बाद में आता है बाबर के बाद में हुमायूं है 1530 से 1540 तक का शासन करते हैं। उसके बाद में 1555 से 1556 1 साल और शासन करते हैं। हुमायूं है अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा इन्होंने अपने पिता की वसीयत के अनुसार है अपने पिता की वसीयत का इन्होंने बंटवारा किया है। उसके अनुसार अपनी जायदाद का जो उनके पिता की जायदाद थी उनका बंटवारा किया है। प्रत्येक भाई को यहाँ पर एक प्रांत मिला था। उसके भाई जो थे वो थे मिर्जा कामरान। मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था, क्योंकि जो उसका भाई था मिर्जा कामरान वो क्या है अफगान प्रतिनिधियों से मिल गया था। इस वजह से क्या हुआ, मिर्जान कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण, क्योंकि मिर्जान कामरान जो था उसका भाई हुमायूं का भाई, वो हुमायूं की गद्दी भी हथियाना चाहता था। इस वजह से उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिनिधियों के सामने है फीका पड़ जाता है। और शेर खान ने यहाँ पर हुमायूं को 2 बार हराया है। एक तो 1539 में चौसा के युद्ध में, तो चौसा का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। 1539 में हुआ था, और इसमें जीत किसकी होती है, शेर खान की होती है। यानी शेर खान ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया है, और 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी शेर खान ने हुमायूं को हराया है। और इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया, और इन 2 पराजयों की वजह से जो हुमायूं हैं वो ईरान की तरफ भाग जाते हैं। दूसरा क्या होता है, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। अब यहाँ पर कौन मदद करता है ईरान में हुमायूं की मदद करता है सफाविद शाह। तो सफाविद शाह की ये मदद लेता है, और उसने 1555 में दिल्ली पर क्या किया, दोबारा से कब्जा कर लिया। परंतु अगले 1 वर्ष में क्या हुआ, यानी 1556 में ही इमारत में एक दुर्घटना हुई, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबर हुमायूं के बाद आता है अकबर। 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर यहाँ पर सम्राट बन जाता है, सिर्फ 13 वर्ष की अल्पायु में। और उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अब 3 अवधि कौन कौन सी हैं, 1556 से 1570, 1556 से 1570 क्या किया, 1570 से 1585 क्या किया, 15 साल का हो गया ये काम। और 1556 से 1570 भी यहाँ पर लगभग 15 साल का हो गया। तो 1585 से 1605 भी यहाँ पर 20 साल का शासन हो गया। इस तरीके से कम 50 साल का यहाँ पर शासन हो गया है। तो 1556 से 1570 के बीच में क्या हुआ, 1556 और 1570 के बाद अकबर अपने संरक्षक बेरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। तो ये बेरम खान कौन था, अकबर का संरक्षक था, और इसके जो घरेलू कर्मचारी थे उनसे वो 1556 से 1570 के बीच में स्वतंत्र हो गया था। उसने सूरी व अन्य अफगान निकटवर्ती राज्य जैसे कि मालवा और गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए हैं। तो इनका एक सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, वो भी इनके विरुद्ध क्या है सैनिक अभियान चलाता था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वतंत्र होने के बाद में जो सूरी है, कोई जो बाकी जो अफगान थे निकटवर्ती राज्य जैसे कि मालवा और गोंडवाना और उसके सौतेले भाई मिर्जा हाकिम थे, उनके उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने सैन्य अभियान चलाए हैं। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पर कब कब्जा किया था, ये सिसोदियों की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। 1568 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लेते हैं अकबर, और 1569 में रणथंभौर पर ये अकबर हैं कब्जा कर लेते हैं। फिर बात करते हैं 1570 से 1585 की। 1570 से 1585 के बीच में क्या होता है, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध यहाँ पर सैनिक अभियान हुए हैं, और इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी यहाँ पर अभियान चलाए हैं। यानी 1570 से 1585 के बीच में गुजरात के विरुद्ध यहाँ पर सैनिक अभियान चलाए हैं, और इन्हीं अभियानों के बाद में जैसे गुजरात के विरुद्ध जब अभियान खत्म हो गए तो उसके बाद में बिहार के खिलाफ अभियान सैनिक अभियान चलाए हैं, बंगाल के खिलाफ सैनिक अभियान चलाए हैं,
उड़ीसा के खिलाफ सैनिक अभियान चलाए हैं। और इन्होंने 1579 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल यहाँ पर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मिर्जा हाकिम के पक्ष में एक विद्रोह हुआ था 1579 से 1580 के बीच में। इसकी वजह से ये सैनिक अभियान है और जटिल हो जाते हैं। फिर 1585 से 1605 की बात करें, 1585 से 1605 के बाद अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हरा करके कांधार पर यहाँ पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी यहाँ पर जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम के मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में यहाँ पर शामिल कर लिया गया और दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में यहाँ पर मिला लिया। और अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सतह है राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण यहाँ पर लड़खड़ा गई, क्योंकि राजकुमार सलीम हैं वो विद्रोह कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की जो सत्ता है वो राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा जाती है। और यही सलीम है आगे चल कर के सम्राट जहांगीर कहलाता है। उसके बाद में बात करें जहांगीर की। जहांगीर है 1605 से 1627 के बीच में शासन करता है। और जहांगीर ने क्या किया है, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को क्या बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। जो भी अकबर के सैन्य अभियान थे उनको जहांगीर ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे मेवाड़ की सिसोदिया शासक, जो मेवाड़ की सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा यहाँ पर स्वीकार की है। तो ये कौन थे, अमर सिंह थे, मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे। और ये अमर सिंह हैं, ये क्या करते हैं, ये मुगलों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद में क्या है, सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः यहाँ पर सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, इसने विद्रोह किया। अकबर के समय क्या किया, जहांगीर ने विद्रोह किया। जहांगीर के समय क्या किया था, राजकुमार था खुर्रम, वो यहाँ पर सम्राट शाहजहां कहलाया था, बाद में ये विद्रोह कर देते हैं। और जहांगीर की पत्नी जो थी, जो खुर्रम था, उसी को जहांगीर के नाम से जाना जाता है। और जहांगीर की पत्नी यहाँ पर सम्राट जो खुर्रम है वही बाद में शाहजहां कहलाता है, यानी जहांगीर के बाद में शाहजहां आता है। तो जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो कि असफल रहे। यानी नूरजहां ने यहाँ पर शाहजहां को मारने की कोशिश की, हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, लेकिन वो असफल रही। उसके बाद में शाहजहां की बात करें, शाहजहां 1627 से 1658 के बीच में शासन करते हैं। दक्कन में शाहजहां के अभियान है यहाँ पर जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी है, इन्होंने विद्रोह किया था। ये अफगान थे, अभिजात खान जहान लोधी, इन्होंने विद्रोह किया है और वह यहाँ पर शाहजहां के द्वारा पराजित किया जाता है। अहमदनगर के विरुद्ध है अभियान हुआ है, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध यहाँ पर पश्चिम अभियान हुआ है, जो असफल रहा और परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ से यहाँ पर चला गया। अगर हम बात करें कांधार की, तो कांधार है यहाँ पर सफाविदों के हाथ से चला जाता है इस तरीके से। अब जैसे बात करें 1632 में क्या हुआ, अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए यहाँ पर निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच में यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की क्या होती है, विजय होती है और दारा सिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में यहाँ पर कैद कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं औरंगजेब की। 1658 से 1707 में ये शासन करते हैं। कौन, औरंगजेब। 1663 की बात करें, 1663 में क्या हुआ, 1663 में उत्तर पूर्व में अहमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया गया। उत्तर पश्चिम में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिक्कों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजधानी और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप, क्योंकि जो मारवाड़ के राठौड़ थे या राजपूत थे, राठौड़ राजपूत, उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था, क्योंकि जो मुगल थे वो उनकी आंतरिक जो राजनीति थी उसमें वे दखल अंदाजी कर रहे थे, उत्तराधिकार के मसलों में मुगल हस्तक्षेप कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने विद्रोह किया।
मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले और उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों को विरुद्ध पुनः यहाँ पर अभियान चलाए हैं। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि औरंगजेब के बाद में कौन शासक बनते हैं? अकबर। तो अकबर यहाँ पर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का यहाँ पर सहयोग मिला और अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। तो यहाँ पर औरंगजेब है सफाविद ईरान भाग जाता है। अकबर के विद्रोह करने के बाद में क्या होता है? अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर में, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों, जो कि छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, इनके विरुद्ध अभियान का प्रबंध है स्वयं किया था। और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाठों और यहाँ पर सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया था। तो अगर हम उस समय के शासन की बात करें, अकबर का शासन जो 1605 में रहा है वो कौन कौन सी जगह पर रहा है? जैसे काबुल है, कंधार है, श्रीनगर है, कश्मीर है, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी। ये रणथंभौर में 1569 में किया, चित्तौड़ में 1568 में किया, गुजरात में 1572 में किया, मालवा पर आक्रमण 1561 में किया, बरार, अहमदनगर, बीजापुर में 1685 में, गोलकोंडा में 1687 में, बंगाल पर 1574 में, पटना पर 1574 में, गोंडवाना, उड़ीसा, इलाहाबाद, इन सब पर अकबर का शासन था 1605 में। अब अगर हम बात करें उत्तराधिकार की जो मुगल परंपराएं हैं उनकी बात करने से पहले राजपूतों के साथ मुगलों की शादियों की अगर हम बात करें, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां किस तरीके से हुई हैं? जहांगीर की माँ थी कछवा की राजकुमारी थी। अगर हम जहांगीर की माँ की बात करें तो जहांगीर की माँ है कछवा की राजकुमारी थी और कछवा यह अंबर, जो कि वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो आमेर का शासक था अंबर, वो जयपुर का शासक था अंबर, उसकी ये पुत्री थी कौन? जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी और ये वर्तमान में जयपुर में पड़ता है और ये राजपूत शासक की पुत्री थी, अंबर जो राजपूत है उसकी पुत्री थी। और शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी और जहांगीर की माँ है यहाँ पर कछवा की राजकुमारी थी और शाहजहाँ की जो माँ है वो राठौड़ राजकुमारी थी और वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की वो पुत्री थी। तो अगर हम बात करें शाहजहाँ की माँ की, जो कि राठौड़ राजकुमारी थी, शाहजहाँ की माँ कौन थी? वो जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं कौन कौन सी रही हैं? मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगल हैं यहाँ पर, ये ज्येष्ठ अधिकार के नियम विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि बड़ा पुत्र ही यहाँ पर शासक बनेगा, इसमें ये लोग हैं विश्वास नहीं करते थे। इसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को वो अपनाते थे। अब उनकी प्रथा क्या थी? उत्तराधिकार का विभाजन है समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। जैसे तैमूर वंश में जो उत्तराधिकार का शासन है विभाजित किया जाता था, वो सभी पुत्रों में विभाजित किया जाता था। और यहाँ पर मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाण पर हम गौर कर सकते हैं। उसके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठ अधिकार वाला या फिर शहदायाद वाला, यानी कि सभी भाई मिलकर के उसका बंटवारा कर ले, ये तरीका ज़्यादा बेटर था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ में अगर संबंध की बात करें, मुगलों ने अन्य उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए हैं जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और जब मुगल यहाँ पर शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने अन्य शासकों से स्वेच्छा से उनकी सत्ता यहाँ पर स्वीकार कर ली। और राजपूत उनका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि राजपूत हैं वो अपनी अच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मुगल यहाँ पर शक्तिशाली हो गए हैं। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, परंतु कईयों ने इस बात का विरोध भी किया है। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर और वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए थे, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। और जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए थे तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया और इस अपमान का बहुत दुष्परिणाम सामने आया। अब बात करते हैं मनसबदार और जागीरदारी।
मनसबदार और जागीरदारी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, वो हम देखते हैं कैसे ये लोग देते हैं मनसबदार और जागीरदारी। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र शामिल होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार है तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उनके शासक वर्ग में ईरानिया, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठों व अन्य समूह को सम्मिलित किया गया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह है वो मनसबदार कहलाए थे। अगर जात की श्रेणियों की बात करें तो जहाँ पर बात करें 5000 जात वाले हैं, अभिजातों का दर्जा यहाँ पर दिया जाता था 5000 जात वालों को। 1000 जात वाले हैं, उनको अभिजातों से ऊंचा माना जाता था। और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या है यहाँ पर 79 हो गई थी, जो कि अकबर के शासनकाल में 29 थी, वो औरंगजेब के शासनकाल में 79 हो गई थी। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? तो मनसबदार शब्द का जो प्रयोग है ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सहकारी हैसियत या पद मिलता है। यह मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके द्वारा पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण है जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी, दरबार में अभिजात की जो प्रतिष्ठा है उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही बढ़ जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे और इन कार्यवाहियों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान ही यहाँ पर थी। लेकिन अगर हम बात करें, परंतु यहाँ पर मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। उनके जागीर जो मुक्ति होते थे, मुक्तियों के जागीर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास उनकी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अगर हम बात करें, जैसे मनसबदार अभियान की बात बताया गया है, चित्र है मनसबदार अभियान का बताया गया है। तो इसमें मनसबदार के सैनिकों की संख्या के अनुसार है मनसबदार निर्धारित किए जाते थे। और अगर हम बात करें, ये शाहजहाँ के राज्यकाल के लघु चित्र में हम देखें हैं, जागीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर है यहाँ पर रिश्वत लेता हुआ दिखाया गया है और एक कर अधिकारी है, गरीब किसानों को यहाँ पर सजा देते हुए भी दिखाया गया है। तो ये व्यवस्था है मुगल शासनकाल के समय हम देख सकते हैं, जो कि जागीर के समय के बारे में हमें बताती है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आंकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व है मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ता था और इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ, कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को बहुत अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार की अगर हम बात करें, जब्त क्या है और जमींदार क्या है, तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व ही था। अधिकतर स्थानों पर किसान क्या करते थे, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के राजस्व से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग यहाँ पर करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकदी के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे और प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। प्रत्येक को हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची यहाँ पर बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को यहाँ पर जब्त कहा गया और जब व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे
कि मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर के विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को यहाँ पर चुनौती दी थी। अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में बात करते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, वो अबुल फजल से अकबरनामा है, अकबर ले रहे हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराएं, संस्कृतियों का भी विवरण मिलता है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकी विवरण यहाँ पर मिलता है। अकबर की अगर नीतियों की बात करें, अकबर की नीतियाँ अगर हम बात करें कौन कौन सी अकबर की नीतियाँ रही हैं, तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। इसका विस्तृत वर्णन है अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता है और सूबा का प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का वो निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का यहाँ पर क्या है सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी था, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, फौजदार है वो सेना नायक था और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। जागीर के दरबार पर नूरजहाँ के प्रभाव की अगर बात करें, जागीर के दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव किस तरीके से था, तो ये नूरजहाँ का फरमान यहाँ पर बताया गया है कि मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से यहाँ पर क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था और उसे नूरजहाँ का खिताब यहाँ पर मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही है और उसको समय समय पर सहयोग देती रही है। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए थे, दूसरी ओर वह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ है। बाईं ओर किया गया ये जो दस्तावेज है यहाँ पर, ये दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर यहाँ पर ये बताती है कि उद्दात और महान महारानी नूरजहाँ ये क्या है, पादशाह बेगम का आदेश है। और गोल मोहर के अनुसार हम बात करें, शाहजहाँ जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली यहाँ पर बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अब बात करें कि मतान्धता का होती है। मतान्धता ऐसी व्याख्या या कथन है जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। तो अगर हम बात करें, अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे और जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई और 1570 में अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा और ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो कि रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ में धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की और ये चर्चाएं हैं इबादत खाना में शुरू हुई और अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी और इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी जो कि विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं। ये अक्सर कट्टर होते थे। इनकी शिक्षाएं हैं प्रजा के बीच में विभाजन और असमंजस्य पैदा करती थी। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए और सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती, अपितु क्या करती है ये, अपितु इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया है। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां भी अपनाया है। अगर हम बात करें सुलह कुल, अकबर की सुलह कुल की नीति के उनके पुत्र जहांगीर ने भी इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक जगह है। इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में जिनकी चारों ओर से सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्म के अनुयायियों को तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी।
यहाँ पर असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे, और उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का यहाँ पर पालन किया है। और अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की स्थिति की बात करें, तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया है जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देख करके विस्मित रह जाते हैं। सामाजिक असमानता यहाँ पर साफ दिखाई पड़ती है। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त है कुल 8000 में से 445 ही थे, और कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उसके और उसके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग है वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का जो भार है इतना था कि प्राथमिक उत्पादक यानी किसान और शिल्पकारों के पास में निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इससे वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों व अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में धनी किसान, शिल्पकारों के समूह और व्यापारी और महाजन यहाँ पर ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राटों की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राटों के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इसमें कुछ ने एक नए वंश यहाँ पर स्थापित किए हैं, हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया है। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे हैं, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर हम राजा और रानियों की बात करें तो ये बाकी जगह पर है। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इसमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान भी शामिल हैं, और उनके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार है यूरोप की ओर हुआ, और उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर घेर लिया। उनकी फौजों ने बगदाद और इराक में भी हत्या, जो उसकी फौज थी सुलेमान की, उसने बगदाद और इराक को भी हत्या लिया था। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा है ऑटोमन सत्ता का मानता था, और ऑटोमन सत्ता को ही वो अपनाता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि इसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए, और इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। और आगे चल करके 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श का शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा है। अकबर के अन्य समकालीन अगर शासकों के बारे में पता करें तो इंग्लैंड के शासक रानी थे एलिजाबेथ, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास था, और कहीं ज़्यादा विश्वासपद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वैसिलिएविच, जो कि इवान दी टेरिबल नाम से वो कुख्यात था।